हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं शिक्षकों, मैं ऋषभ चंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी में। तो अब मैं आपको यह बता देता हूं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर 1 का टॉपिक फिजिकल एंड केमिकल चेंज अर्थात भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, और दूसरा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन अर्थात रासायनिक अभिक्रिया। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि इस चैनल पर अपलोड की गई हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। तो आइए समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो विद्यार्थियों, आज हम शुरू करने वाले हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस अर्थात रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले हम अपना पहला टॉपिक, जिसका नाम है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, फिजिकल चेंज के बारे में अर्थात भौतिक परिवर्तन के बारे में। तो विद्यार्थियों, किसी भी पदार्थ में जो भौतिक परिवर्तन होते हैं ये वे परिवर्तन होते हैं जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। तो विद्यार्थियों, भौतिक गुण किनको कहा जाए अर्थात जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी सब्सटेंस की अर्थात पदार्थ की, वो कौन कौन सी होती हैं। इधर मैंने पदार्थ के भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आयतन, ताप, दाब, द्रव्यमान, लंबाई, अवस्था, रंग, घनत्व, सांद्रता। अगर इंग्लिश की बात करें तो वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, मास, लेंथ, स्टेट, कलर, डेंसिटी एंड कंसंट्रेशन, और इनके अलावा भी काफ़ी सारे पदार्थ के भौतिक गुण होते हैं। तो बेसिकली कहा जाए तो भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें सब्सटेंस यानी पदार्थ के भौतिक गुणों में तो परिवर्तन हो, लेकिन उसके रासायनिक गुणों में कोई भी परिवर्तन न हो, अर्थात उस सब्सटेंस का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो क्या बना रहे, नियत बना रहे अर्थात कांस्टेंट बना रहे। एवं इसके बाद में भौतिक परिवर्तन में भी यह है कि परिवर्तन का कारण हटाने पर, अगर हम परिवर्तन का कारण हटा दें यानी कि जिस कारण किसी सब्सटेंस में जो परिवर्तन हुए हैं, जो चेंजेस हुए हैं, अगर उन परिवर्तनों को हम हटा दें तो पुनः पदार्थ की प्राप्ति की जा सकती है। विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझाया हुआ है कि जल यानी कि हम बात कर रहे हैं वाटर की, हम बात किसकी कर रहे हैं, वाटर की। वाटर जो कि द्रव अवस्था है, अगर हम वाटर को यानी कि जल को गर्म करें तो वो किस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अगर इस वाष्प को यानी कि इस गैसीय अवस्था को अगर हम ठंडा करें तो ये किस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठोस अवस्था में यानी कि बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जल जो द्रव अवस्था में था उसको गर्म करने पर वो गैसीय अवस्था यानी कि वाष्प में परिवर्तित हो गया, और यदि हम वाष्प जो कि जल का ही एक रूप है उसको अगर हम ठंडा करें तो वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है यानी कि बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल से हमने ये समझा कि जो वाटर है, जो पानी है, उसके जो भौतिक गुण हैं उनमें परिवर्तन हुआ है और उसके जो रासायनिक गुण हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो विद्यार्थियों, भौतिक परिवर्तन इसी टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिजिकल चेंज के बारे में अर्थात भौतिक परिवर्तन के गुणों के बारे में, कि अगर किसी भी पदार्थ में भौतिक परिवर्तन होता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस हमको दिखाई देते हैं। सबसे पहला है कि पदार्थ में यदि भौतिक परिवर्तन होता है तो उस पदार्थ के भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है, अर्थात उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें ही चेंजेस हमको दिखाई देते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी पदार्थ के जो भौतिक गुण होते हैं वो क्या क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अवस्था यानी कि स्टेट, वॉल्यूम यानी कि आयतन, टेम्परेचर यानी कि ताप, सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन, घनत्व यानी कि डेंसिटी। तो ये सारे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भौतिक गुण बताए थे। तो इन सारे भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन के दौरान। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर किसी भी पदार्थ में भौतिक परिवर्तन होते हैं तो भौतिक परिवर्तन के दौरान पुनः पदार्थ की प्राप्ति की जा सकती है, यानी कि अगर हम परिवर्तन का कारण हटा दें यानी कि जो भौतिक परिवर्तन हुए हैं किसी भी पदार्थ में उन परिवर्तनों का कारण अगर हम हटा दें तो पुनः पदार्थ की प्राप्ति की जा सकती है।
जो भौतिक परिवर्तन होता है वो एक टेम्परेरी चेंज होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन के दौरान एक नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि पदार्थ के केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस नहीं होते हैं। भौतिक परिवर्तन के दौरान पदार्थ के भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है, उसके रासायनिक गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। विद्यार्थियों, यहाँ मैंने भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, जैसे लोहे का चुंबक बनना, शक्कर का पानी में विलय होना अर्थात घुलना, कांच का टूटना, कागज का फटना, ये सारे भौतिक परिवर्तन के ही उदाहरण हैं। तो विद्यार्थियों, अब हम आगे बढ़ते हैं और केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन को समझने का प्रयास करते हैं। तो किसी भी पदार्थ में जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं ये वे परिवर्तन होते हैं जिसमें उस पदार्थ के जो रासायनिक गुण होते हैं यानी कि उस पदार्थ की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें हमको परिवर्तन दिखाई देता है, और उस पदार्थ का जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है यानी कि संगठन जो होता है उसमें हमको परिवर्तन दिखाई देता है। और साथ ही साथ दोस्तों, हमको उस पदार्थ के भौतिक गुणों में भी परिवर्तन दिखाई देता है। तो अगर हम कंक्लूड करके इस प्रकार से बोलें कि रासायनिक परिवर्तन किसी भी पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन है जिसमें उस पदार्थ के रासायनिक गुणों एवं उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन हमको दिखाई देता है। अब विद्यार्थियों, इस रासायनिक परिवर्तन को एक उदाहरण के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं कि यदि कार्बन को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करें, बर्न करें अर्थात जलाएं। यदि हम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर हम जलाएं तो विद्यार्थियों किस पदार्थ की प्राप्ति होती है, कार्बन डाइऑक्साइड पदार्थ की प्राप्ति होती है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड पदार्थ हमको प्राप्त हुआ है इसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो कार्बन और ऑक्सीजन के केमिकल कॉम्पोजिशन से यानी कि इनके रासायनिक संगठन से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। तो ये परिवर्तन जो मैंने यहाँ पर बताया है उदाहरण के थ्रू, यानी कि इस उदाहरण में हमको कार्बन डाइऑक्साइड पदार्थ की प्राप्ति हुई है, ये उदाहरण किस तरह का उदाहरण है, एक रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। तो विद्यार्थियों, अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल चेंज के बारे में अर्थात रासायनिक परिवर्तन के गुणों के बारे में। इसमें हम ये देखेंगे कि यदि किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो कौन कौन से गुण होते हैं रासायनिक परिवर्तन के। तो पहला पॉइंट है कि रासायनिक परिवर्तन के दौरान बनने वाला जो पदार्थ होता है वो पूर्णतया भिन्न होता है। अभी कुछ समय पहले मैंने इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको रासायनिक परिवर्तन को समझाया था कि यदि कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड नए पदार्थ की प्राप्ति होती है। यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो नया पदार्थ है वो कार्बन और ऑक्सीजन इन पदार्थों से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। सेकंड पॉइंट है कि यदि किसी पदार्थ में कोई भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो रासायनिक परिवर्तन होने के दौरान उस पदार्थ के भौतिक गुणों में भी परिवर्तन होता है, अर्थात उस पदार्थ के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, रंग, अवस्था, घनत्व, ताप, इन सब भौतिक गुणों में भी परिवर्तन हमको दिखाई देता है। थर्ड पॉइंट है कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है वह एक स्थायी परिवर्तन है, वो एक टेम्परेरी चेंज नहीं है। वो कैसा चेंज है, एक परमानेंट चेंज है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जिस पदार्थ की प्राप्ति हमको हो रही थी, इस कार्बन डाइऑक्साइड से वापस आप कार्बन और ऑक्सीजन प्राप्त नहीं कर सकते। तो रासायनिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन नहीं होता है, एक स्थायी परिवर्तन होता है, परमानेंट चेंज होता है। लास्ट पॉइंट है कि रासायनिक परिवर्तन के दौरान नए पदार्थ की प्राप्ति होती है। इसमें हमको नया पदार्थ मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, नए पदार्थ की प्राप्ति हो रही है। कब, यदि हम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं। तो दोस्तों, विद्यार्थियों, ये थे आपके रासायनिक परिवर्तन के गुण। इधर मैंने रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, जैसे दूध से दही का जमना, दूध से दही का जमना, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, शरीर में भोजन का पचना, शरीर में भोजन का पचना। हमारे बॉडी के अंदर स्टमक में जो डाइजेशन प्रोसेस होती है फूड की, वो भी किसका उदाहरण है, एक रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। तो विद्यार्थियों, अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, अर्थात किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणों एवं रासायनिक गुणों में क्या अंतर होता है।
तो पहला पॉइंट है कि भौतिक परिवर्तन के दौरान किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन के दौरान किसी भी पदार्थ में उसके भौतिक गुणों एवं रासायनिक गुणों दोनों में ही हमको परिवर्तन दिखाई देता है। सेकंड पॉइंट है कि किसी भी भौतिक परिवर्तन में यदि हम परिवर्तन का कारण हटा लें तो पुनः उसी पदार्थ की प्राप्ति की जा सकती है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन के दौरान उस पदार्थ में जो परिवर्तन हुए हैं, जिस कारण से हुए हैं, अगर उन कारणों को अगर हम हटा लें तो पुनः पदार्थ की प्राप्ति नहीं की जा सकती। इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था कि यदि कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर हम जलाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड पदार्थ की प्राप्ति होती है। वापस से आप कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन और ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट है कि जो भौतिक परिवर्तन होता है वो एक अस्थायी परिवर्तन होता है, एक टेम्परेरी चेंज होता है। क्यों? क्योंकि पुनः पदार्थ की प्राप्ति की जा सकती है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन होता है, टेम्परेरी चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड से वापस आप कार्बन और ऑक्सीजन प्राप्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है नए पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती है। भौतिक परिवर्तन के दौरान किसी भी नए पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती है, परंतु रासायनिक परिवर्तन के दौरान नए पदार्थ की प्राप्ति होती है। लास्ट में मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में समझाया है कि भौतिक परिवर्तन में शक्कर का पानी में विलय होना, कांच का टूटना, ये भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं। और कार्बन का जलना यानी कि लकड़ी को जलाना, भोजन का पचना, ये किसके उदाहरण हैं? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो बच्चों, केमिकल रिएक्शन को समझने का प्रयास करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अंतर क्रिया करके एक या एक से अधिक रासायनिक गुण वाले पदार्थ बनाते हैं, इसे ही रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हुआ है कि जिंक एवं सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्शन करके किन पदार्थों का निर्माण करते हैं? जिंक सल्फेट एवं हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर जिंक एवं सल्फ्यूरिक एसिड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। किन की प्रॉपर्टीज से? जिंक सल्फेट एवं हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टीज से। देन नेक्स्ट टॉपिक है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? अभिकारक कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, यानी रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जिंक एवं सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? रिएक्टेंट्स हैं। और जो बनने वाले जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो उत्पाद कहलाते हैं, यानी प्रोडक्ट कहलाते हैं। इस वाले एग्जाम्पल में बनने वाले जो उत्पाद हैं वो जिंक सल्फेट एवं हाइड्रोजन गैस हैं। एवं रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं? जिंक एवं सल्फ्यूरिक एसिड हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पुराने बंध होते हैं, जो प्रीवियस केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो टूटते हैं, एवं जो नए रासायनिक बंध होते हैं उनका निर्माण होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल और दिया है कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन दोनों आपस में मिलकर कौन सा उत्पाद बनाते हैं? जल, वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो प्रीवियस बॉन्ड्स थे वो टूटते हैं, वो ब्रेक होते हैं और नए केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं जल के मॉलिक्यूल के रूप में, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल के रूप में। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? रिएक्टेंट्स हैं। और जो जल का अणु है वो क्या है? एक उत्पाद है, यानी कि प्रोडक्ट है। तो बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आइए बच्चों समझते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। कुछ समय पहले अभी मैंने आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक जो होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और किन का निर्माण करते हैं? उत्पादों का निर्माण करते हैं। तो बच्चों रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो अभिकारक
पार्टिसिपेट करते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, उन अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान होता है बनने वाले उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। बस इसे ही कहा जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो अभिकारक होते हैं, जो रिएक्टेंट्स होते हैं, उनका जो कुल द्रव्यमान है, द्रव्यमान यानी कि जो इनका टोटल मास है, वो किसके बराबर होता है? अभिकारक जब पार्टिसिपेट करते हैं, जब रिएक्ट करते हैं आपस में, तो जो प्रोडक्ट बनते हैं उन प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद के कुल द्रव्यमान टोटल मास के बराबर होता है। बस इसे ही कहा जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो कंक्लूड करके हम इस प्रकार कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं उनका जो टोटल मास है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, यानी कि नियत रहता है। बस इसे ही कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। विद्यार्थियों, इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप इस केमिकल रिएक्शन में देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनाते क्या है? जल का अणु बनाते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? रिएक्टेंट्स हैं, और जो जल का अणु है वो क्या है? एक प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद है। अब हम इस चीज़ को देखते हैं कि रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट होते हैं उनका टोटल मास किस तरह से बराबर होता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं राइट हैंड साइड में मैंने लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है अप्रॉक्सीमेट 1। वैसे तो हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो 1.0078 होता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट करके हम लिख सकते हैं इसका द्रव्यमान कितना होता है? 1। एवं ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है अप्रॉक्सीमेट करके। वैसे तो ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 15.99 होता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट करके हमने लिखा हुआ है 16। तो आइए बच्चों देखते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, लेकिन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 2। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2। देन प्लस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 1। और ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 2। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 16। आगे बढ़ते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं। यहाँ पर जल यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 2। तो 2 और ब्रैकेट में लिखेंगे हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? 2 प्लस ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 1। और 1 ऑक्सीजन के एटम का मास कितना होता है? 16। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस 2 18। 32 प्लस 4 36 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाई 2 36। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि रिएक्टेंट्स का जो टोटल मास है वो 36 ग्राम आ रहा है, और यहाँ पर जो जल का अणु जो बना है, उत्पाद जो है, उसका टोटल मास कितना आ रहा है? 36। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले जो उत्पाद हैं उनका द्रव्यमान, उनका टोटल मास, उनका कुल द्रव्यमान बराबर किसके होता है? अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो इसे ही कहा जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ आज का पढ़ाया हुआ आपके समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।